नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 7 से हम लोग कुछ टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक है परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण के व्यक्तित्व कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं कि प्रत्यक्षीकरण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। इसे प्रभावित करने वाले कई तत्व हैं। एक तो रचनात्मक तत्व होत कहते हैं और दूसरे को व्यक्तित्व या प्रक्रियात्मक तत्व कहते हैं। गेस्टाल्टवादियों ने रचनात्मक तत्वों पर जोर दिया। क्या दिया? रचनात्मक तत्वों पर मेन जोर दिया और कहा कि उत्तेजना के स्वरूप के कारण ही मस्तिष्क में वर्तमान संगठन प्रक्रिया क्रियाशील होती है, जिसके फलस्वरूप हमें उत्तेजना का अर्थ पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ दूसरी और प्रेरणात्मक सिद्धांत के समर्थकों ने व्यक्ति क्रिया प्रक्रियात्मक तत्वों पर जोर दिया। इनका कहना है कि व्यक्ति के विशेषताओं के कारण ही किसी उत्तेजना विशेष का प्रत्यक्षीकरण विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न रूप में होता है। इसमें उत्तेजना का नहीं व्यक्ति का महत्व होता है। यहाँ प्रत्यक्षीकरण के संगठन का आधार व्यक्ति की प्रेरणा, मनोवृत्ति, अभिरुचि, आवश्यकता, अनुभव, प्रशिक्षण आदि है। इन्हें आत्मगत तत्व भी कहा गया है। इन्हें आत्मगत तत्व भी कहा जाता है। प्रक्रियात्मक तत्वों में निम्नलिखित मुख्य प्रकार से हैं प्रत्यक्षीकरण के व्यक्तित्व कारक। पहला है पूर्वाधारणा। व्यक्ति की पूर्व धारणा भी उसके प्रत्यक्षीकरण को निर्धारित करती है, चाहे वह पूर्व धारण जातीय हो, धार्मिक हो या अन्य से संबंधित हो। सबका प्रभाव हमारे प्रत्यक्षीकरण पे पड़ता है। इसी जाति है मतलब कि पड़ जाती है। पूर्व धारणा के कारण ब्राह्मण की धारणा हरिजनों के प्रति इतनी अच्छी नहीं रहती है जितना कि दूसरों के प्रति रहती है। सांस्कृतिक मूल्य और मापदंड, इसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति की प्रत्यक्षीकरण पर इसके सांस्कृतिक मूल्यों का मापदंड का प्रभाव पड़ता है। हर देश तथा समाज के सांस्कृतिक मूल्य तथा मापदंड समान नहीं होते, जिससे उनके प्रत्यक्षीकरण में समानता नहीं पाई जाती है। पाश्चात्य देशों में चुंबन करना शिष्ट माना जाता है, लेकिन भारतवर्ष में उसे अशिष्ट माना जाता है। इस प्रकार हम अपने सांस्कृतिक परंपरा तथा सामाजिक आदर्शों के अनुकूल ही किसी चीज़ को देखते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं। इसमें व्यक्ति की मनोवृत्ति भी उसके प्रत्यक्षीकरण को निर्धारित करती है। व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के अनुकूल ही किसी वस्तु को देखता है। जिस रूप में हमें अपने दोस्त का प्रत्यक्षीकरण होता है, उसी रूप में हमें अपने दुश्मन का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। बेबन तथा हार्टमैन ने अस्तित्व आस्तिक तथा नास्तिक व्यक्तियों के दो समूहों पर प्रयोग किया। क्या किया? आस्तिक और नास्तिक दोनों व्यक्तियों के समूहों पर प्रयोग किया। दोनों को ईश्वर के संबंध में कुछ बातें बताई गई, फिर उनसे पूछा गया, जिसमें जो आस्तिक थे, आस्तिक वाले समूह से पूछने पर वो ईश्वर के पक्ष में अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन जो नास्तिक थे उस समूह से ठीक उल्टा सुनने को मिला। यहाँ आस्तिक समूह के व्यक्ति की मनोवृत्ति ईश्वर के अनुकूल थी और नास्तिक प्रतिकूल थी। इसीलिए ऐसा हुआ कि इस प्रकार हम कहते हैं कि मनोवृत्ति भी हमारे प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है आवश्यकता। इसमें व्यक्ति की आवश्यकता किसी वस्तु की प्रत्यक्षीकरण को निर्धारित करती है। यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही व्यक्ति को किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण होता है। एक भूखे व्यक्ति का ध्यान भोजन की ओर और प्यासे का
पानी की ओर शीघ्र चला जाता है। आवश्यकता के कारण व्यक्ति में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस तनाव से छुटकारा पाने के लिए वह वातावरण में उपस्थित उस वस्तु का चयन करना आरंभ कर देता है जिससे उसकी आवश्यकता की संतुष्टि हो पाती है। भूखे व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि भोजन प्राप्त करने पर होती है। इसी प्रकार उसका ध्यान भोजन की ओर स्वाभाविक रूप से चला जाता है। नेक्स्ट है पूर्व अनुभूति। इसमें हम लोग देखते हैं कि पूर्व अनुभूति का प्रभाव भी व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण पर पड़ता है। एक ही चीज़ के प्रति भिन्न भिन्न व्यक्तियों को पूर्व अनुभूति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है जिससे उनके प्रत्यक्षीकरण में भी भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार एक ही व्यक्ति को देखने पर किसी को प्रेम की अनुभूति होती है तो दूसरे को क्रोध की अनुभूति होती है। इस प्रकार हमारा प्रत्यक्षीकरण पूर्व अनुभूति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है मनोदशा। मनोदशा के अनुकूल ही किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण होता है। किसी संवेगात्मक अवस्था के समाप्त हो जाने पर कुछ समय तक उसका प्रभाव मन पर बना रहता है जिसे मनोदशा कहते हैं। मतलब प्रभाव समाप्त भी हो जाने पर उसका प्रभाव मन पर बना रहता है, उसे हम मनोदशा कहते हैं। जब हम सुखद मनोदशा में होते हैं तब वातावरण की वस्तुएं आनंददायक नजर आती हैं और जब दुखद मनोदशा में रहते हैं तो सुंदर चीज़ें भी खराब और अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक वृत्ति। इसमें हम लोग देखते हैं कि मानसिक वृत्ति भी हमारे प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करती है। क्या करती है? हमारे मानसिक वृत्ति भी हमारे प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करती है। वास्तव में मानसिक वृत्ति के निर्माण में पूर्व स्थिराकृत प्रशिक्षण आदि का काफ़ी हाथ रहता है। हमारे मानसिक वृत्ति जिस प्रकार की होती है किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण उसी के अनुसार होता है। मानसिक वृत्ति के कारण ही एक ही वस्तु का प्रत्यक्षीकरण विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार से होता है। जैसे हिस्टीरिया से ग्रसित रोगी को देखने पर एक मनोचिकित्सक उसे मानसिक रोगी के रूप में देखता है। क्या देखता है? जो हिस्टीरिया से ग्रसित रोगी होते हैं उससे अगर कोई मनोचिकित्सक देखता है तो उसे मानसिक रोगी के रूप में देखता है और एक डॉक्टर उसे एक दैहिक रोगी समझता है और ओझा गुनी उसे भूत पिशाच के करामात समझ बैठता है। इस प्रकार से हम इस टॉपिक को यही समाप्त करेंगे। आप लोगों को तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और जितना हो सके अधिक से अधिक इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिए, जो सीधा सीधी आपके पास नया वीडियो का नोटिफिकेशन चल जाएगा। धन्यवाद।